हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी जो DPSP हैं उनके बारे में। और जैसा कि आपको पता है GK के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस समय GK के सभी सेगमेंट में इंडियन पॉलिटी को। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग GK के हर एक सेगमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर हमने सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया है, जो कि आपकी 10 क्लास में कंप्लीट होने वाली है। 10 डेज़ का ये आपका प्लान है और 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। यानी डे 1 में हमने पढ़ा था संविधान निर्माण के बारे में और डे 2 में हमने पढ़ा था मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और आज है डे 3 और इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। और इसी प्रकार से जो हमारे आगे के टॉपिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और 10 डेज़ में हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे विद थ्योरी एंड क्वेश्चंस। तो पहले हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है उसको करते हैं, देन फिर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बाद में सॉल्व करते हैं। तो आप पूरी क्लास को ज़रूर देखें और आपका जो नॉलेज है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं भाग 4 के बारे में। तो जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 से 35 आर्टिकल के बारे में हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। मूल अधिकार के बारे में पढ़ चुके थे, भाग 3 के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके बाद आता है भाग 4 जिसमें बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसमें है आपका आर्टिकल 36 से 51 तक। तो जो आर्टिकल आपका 36 से आर्टिकल 51 तक है ये आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं और उन्हीं में यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हुए हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो जैसा हमने पढ़ा था मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार क्या थे कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं कि आपके मूल अधिकारों का हनन किया गया है। लेकिन जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी ये राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही इनको बनाया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, इसलिए ये जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है। यानी अगर इनको पालन भी नहीं किया जाता नीति निर्देशक तत्वों का तो आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इनको केवल एज ये राज्य का एक कर्तव्य बताया गया है कि जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, यानी जो वेलफेयर के लिए काम है वो किए जाएंगे राज्य द्वारा, ये नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। लेकिन इनको मानना राज्य के लिए बाध्य नहीं है। फिर यहाँ पर आगे हम आते हैं तो कुछ आर्टिकल हैं, जैसा कि हमने आपको बताया 36 से 51 तक आर्टिकल हैं नीति निर्देशक तत्वों में। तो इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हीं के बारे में केवल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 39 आर्टिकल है इसमें बताया गया है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत बताया गया है कि जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, सभी नागरिकों को क्या है आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य होगा। फिर है आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल जो 39A है इसको बाद में जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी सभी को जो समान न्याय यहाँ पर दिया जाएगा। और इस आर्टिकल को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो बाद में जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो हम उसी आर्टिकल में उसके सब आर्टिकल के रूप में शामिल कर लेते हैं, जैसे 39 का A है, B है, इस प्रकार से शामिल करते हैं। फिर आता है आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, यानी जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो किया जाएगा राज्य के द्वारा। और इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हम पढ़ेंगे 243 आर्टिकल में पंचायती राज के बारे में। लेकिन यहाँ पर भी बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बात की गई है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किया जाएगा, संगठन किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 43
और इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं जो कुटीर उद्योग हैं उनका विकास करना एक राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य को क्या करना होगा, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, निर्वाह मजदूरी के लिए कर्मचारियों को यहाँ पर योजनाएं लानी होंगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करना होगा। फिर आता है आर्टिकल 43 का खा, यानी 43 का बी भी इसे हम कह सकते हैं। और ये आर्टिकल में बात की गई है सहकारी समितियों का उन्नयन। तो जो सहकारी समितियां हैं उनका क्या किया जाएगा, उनका उन्नयन किया जाएगा। और इसकी बात की गई है 97 अमेंडमेंट 2011 में। तो 2011 में ये लाया गया, संशोधन किया गया और उसमें ऐड किया गया राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में सहकारी समितियों के उन्नयन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आर्टिकल 44 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि जो आर्टिकल 44 है ये आपका किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। वैसे देखिए कई ये आगे आपका लिखा हुआ है लागू करने का प्रयास करना, तो इसीलिए यहाँ पर प्रयास करना लिखा हुआ है क्योंकि बाध्यता नहीं है कि आप हर जगह समान नागरिक संहिता लागू करें और आपको कहीं पर ये लागू मिलेगा भी नहीं। तो इसका प्रयास करना एक प्रकार से रखा गया है इस आर्टिकल 44 में। फिर आता है आर्टिकल 45 और इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करना एक राज्य का कर्तव्य होगा। और इसको भी आपका जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसमें जोड़ा गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ये एक राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इनको उसमें ऐड किया गया है। फिर आता है आर्टिकल, और जैसा कि आप देखते हैं इसी संविधान संशोधन में आपका शिक्षा का अधिकार देखने को मिलेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, वो भी यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी अमेंडमेंट किए गए, जो भी सुधार किए गए, वो आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 में देखने को मिलने वाले हैं। और आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर बात की गई है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, और उसके बाद एक जगह और आपको देखने को मिलेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में। तो फिर आता है आर्टिकल 48 और इसमें बात की गई है कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, यानी जो कृषि है उसको बढ़ाया जाए, जो पशुपालन है उसको बढ़ाया जाए, उसका संगठन किया जाए। ये जो बात है ये कही गई है आर्टिकल 48 में। और उसके बाद एक आर्टिकल हमारा यहाँ पर बीच में छूट गया, आर्टिकल 46, और इसमें बताया गया है SC ST यानी जो भी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनको क्या करना, उनके हित के लिए काम करना होगा राज्य को। यानी कोई भी जो राज्य है उसका क्या हित हो, उसका क्या कर्तव्य होगा कि वो SC ST जो भी यानी पिछड़े या लोअर कास्ट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके हित के लिए कार्य किया जाए। आगे फिर आता है 48 का A नंबर, तो इसको भी बाद में ऐड किया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा भी करनी होगी। हमको पेड़ पौधों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, और जो वन्य जीव हैं, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क हैं आप देखते हैं, उनकी भी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इसको भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है किस संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया है। तो ये आपका जो संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर आता है यहाँ पर आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनका क्या करना, संरक्षण करना। जैसे कि आप ताजमहल देखते हैं, ये क्या है, एक धरोहर है, हम इसे कह सकते हैं, स्मारक है, तो इसका क्या करना, इसका संरक्षण करना। और उसके अलावा जो और अदर स्थान है जुड़े हुए, उनकी और कुछ वस्तुएं हैं, उनका क्या करना, संरक्षण करना भी राज्य का एक कर्तव्य होगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में आपका शामिल है। फिर आता है आर्टिकल 50, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 51 जो कि आखिरी आर्टिकल है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, यानी जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनका। तो इसमें क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, यानी ग्लोबल पीस की बात यहाँ पर बेसिकली की गई है कि विदेश में भी शांति रहे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति रहे, और सुरक्षा की जो अभिव्यक्ति है ये भी एक कर्तव्य होगा राज्य का कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, ग्लोबल पीस बनी रहे। आर्टिकल 51 में ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो हमारे जो भी राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। बहुत सारे इनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे जो आपका आर्टिकल 44 है ये आपका इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 51 से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर आर्टिकल है
48 का ए वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये इतना जो आपका यानी इतनी जो आपकी थ्योरी है किससे रिलेटेड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही आपका जो भाग 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है यहाँ पर, और इसीलिए भाग 4 कक्का आपको देखने को मिलेगा। यानी जो मूल कर्तव्य हैं ये आपके मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है आर्टिकल 4A में, यानी कि भाग 4A में यहाँ पर इनको जोड़ा गया है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए 51 तक आर्टिकल हम पढ़ चुके, तो 51 के ए में इनको ऐड किया गया, क्योंकि जो चीज़ें आप बाद में जोड़ेंगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि 20 से संख्या आप कहीं से निकाल दें, तो आप कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से सब आर्टिकल के रूप में जोड़ेंगे। तो इसीलिए भाग 4 के ए में आर्टिकल 51A में इनको जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्हें हम कहते हैं। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के कर्तव्य है, यानी ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उनको फॉलो करे। लेकिन जो मूल कर्तव्य है इसमें नागरिक आ जाते हैं कि बेसिकली नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो इनको फॉलो करें, जो भी मूल कर्तव्य दिए गए। और इनको हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। तो जो स्रोत है मूल कर्तव्य का वो क्या है, सोवियत संघ है, यानी सोवियत संघ के संविधान से हमने मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको लिया हुआ है। अब देखिए इनको कब जोड़ा गया, तो एक बार फिर से आता है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसके द्वारा हमने ऐड किया। देखिए जो हमारा संविधान यहाँ पर लागू किया गया 1950 में, 1949 में ये बन चुका था, तब देखिए मूल कर्तव्य जैसी कोई भी बात हमारे संविधान में नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया है 1976 में। 42वां जो संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत इन मूल कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया, और तभी आपको भाग 4 का ए देखने को मिलेगा और आर्टिकल 51 का ए देखने को मिलेगा, जो कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। और एक समिति बनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो ये भी पूछा जाता है कि समिति के द्वारा यहाँ पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी, उनके द्वारा ही मूल कर्तव्यों को यहाँ पर ऐड किया गया। और मूल रूप से जब इन्हें ऐड किया गया तब ये 10 हुआ करते थे, यानी 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, इनकी संख्या 10 थी। लेकिन बाद में इसमें एक और जोड़ा गया और वर्तमान में संख्या 11 है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये हमारी जो संख्या हो गई ये बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। तो आप देखते हैं मूल अधिकार मूल कर्तव्य काफ़ी यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो मूल अधिकार हमको 6 दिए गए हैं, उनके अंदर भी कई सारे आर्टिकल्स हैं। और मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्तमान में 11 हैं। ऐसे मूल अधिकार अगर कहें तो मूल रूप से 7 थे, फिर 6 हो गए। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं ये पहले 10 थे, फिर 11 हो गए। यानी मूल अधिकार में तो आपका एक कम हुआ है, लेकिन मूल कर्तव्य में एक बढ़ा हुआ है। तो ये संख्या आपको निश्चित तौर पर याद रखनी है कि मूल रूप से कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, और कब जो नया वाला है वो ऐड किया गया। तो ये हमारी मूल कर्तव्य से रिलेटेड थ्योरी। अब देख लेते हैं मूल कर्तव्य। वैसे तो जो मूल कर्तव्य हैं हमारे 11, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता डायरेक्ट। अगर हम बात करें तो केवल संख्या है, जो भी समिति बनी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्रोत से पूछे जाते हैं, कहाँ पर इनका वर्णन है वो पूछ लिया जाता है, आर्टिकल पूछ लिया जाता है। लेकिन मूल कर्तव्य नहीं पूछे जाते। मौलिक कर्तव्य भी इन्हें हम कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। और ये आपके 11 है। आपने जब भी आपकी बुक्स होंगी, यानी पहले जो बुक्स आती हैं, अगर हम ये कहें सरकारी विद्यालय में जो बुक्स दी जाती हैं उनमें आपका पीछे ये लिखे रहते हैं, लेकिन तब हम इनको ध्यान नहीं देते। जैसे कि प्रस्तावना हमारी फ्रंट पेज में ही लिखी होती है, जो भी बुक्स आती हैं उसमें अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भी हमारे परिवर्तनीय नहीं हैं। यानी ऐसा नहीं कि अगर इनके मौलिक क्योंकि कर्तव्य हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपको भले ही यहाँ पर कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंतर्गत सज़ा दी जाए, लेकिन मूल अधिकार की तरह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, मौलिक कर्तव्य अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप उसे चैलेंज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सज़ा ज़रूर होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कुछ है वो फॉलो किया जाएगा। जैसे आप अगर राष्ट्रगान का निरादर करते हैं तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं।
कि अगर आप आदर नहीं करते राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का आप अपमान करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो बेसिकली कुछ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है कि हमको अपने जो देश को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हम हृदय में बनाए रखें, अपने देश के प्रति प्रेम रखें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी जो संप्रभुता है, हमारी एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो जब इमरजेंसी है तब अपने हम देश की रक्षा करें, और आह्वान है जैसे कि कोई वार हो जाता है और हमको ज़रूरत पड़ती है सैनिकों की, तो यहाँ पर आप राष्ट्र की सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है। फिर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। फिर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तो देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है ये आपको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी मिलेगा। तो उसमें क्या है, उसमें राज्य का ये दायित्व है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, और इसमें क्या है, इसमें हर एक नागरिक का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, और इसीलिए इसे मौलिक कर्तव्य में रखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और नीति तत्व में क्या था कि ये राज्य का दायित्व है कि वो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करे। तो ये डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। फिर अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन भावना का विकास करें। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, आप ऐसा नहीं कि उसको नुकसान पहुँचाएं, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे क्या रखें, सुरक्षित रखें। फिर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी जो भी गतिविधियां हैं, बहुत सारी जो व्यक्तिगत हैं, सामूहिक गतिविधियां हैं, उनमें यहाँ पर आगे बढ़ें, भाग लें। फिर है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य है, और इसी को बाद में ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इस पॉइंट को ऐड किया गया था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना उनके माता पिता या संरक्षक का ये एक मौलिक कर्तव्य है कि आपको उनको शिक्षा प्रदान कराना ही है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और यही वर्णन हमको मिलता है 21A में। शिक्षा का अधिकार है, जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो वहाँ पर भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था, और ये आपका मौलिक कर्तव्य में भी देखने को यहाँ पर आपको मिला है यहाँ पर। अब देखिए, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इसमें 6 से 7 क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए, अभी हमने जस्ट ही पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में, ग्लोबल पीस की जो बात है वो कहाँ पर की गई है। तो देखिए, उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है उसमें तो संविधान के बारे में बताया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है। फिर आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मूल कर्तव्य में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति की कोई बात नहीं की है, और अनुसूची में तो आपकी कोई बात है ही नहीं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही, और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 में बताया गया है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, जो ग्लोबल पीस है उसको बनाए रखना है। इसकी बात की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो देखिए, बहुत सारे जो नीति निदेशक तत्व हैं बाद में ऐड किए गए संविधान संशोधन के माध्यम से, तो आपको बताना है कौन सा वो है। तो फिर देखिए, ग्राम पंचायतों का जो गठन है आर्टिकल 40 में पहले से ही अवेलेबल था। गोवध निषेध आपका पहले से ही यहाँ पर था, और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत पहले से ही ऐड थी। और जो बाद में यहाँ पर जोड़ा गया है वो है मुफ्त कानूनी सलाह। तो मुफ्त कानूनी सलाह जो लेना, ये बाद में नीति निदेशक तत्व सिद्धांत में ऐड किया गया है, जो एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है कि आपको मुफ्त कानूनी सलाह यहाँ पर मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो देखिए, ये एक कथन है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एक इस प्रकार का चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही अदा किया जाता है। और इसमें एक प्रकार से हम ये कह लें क्रिटिसाइज आप किया गया है नीति निदेशक जो सिद्धांत है, यानी जब भी आप राज्य को सुविधा होती है वो इसका यूज करता है, नहीं तो नहीं करता। ये एक इस प्रकार का चेक है, और ये कहा था केटी शाह ने। तो एक पर्सन है केटी शाह, और उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो हमने आपको बताया मूल रूप से 10 थे यहाँ पर, जब 1976 में मूल अधिकारों को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तब यहाँ पर मूल रूप से 10 जो हमारे मूल कर्तव्य थे वो यहाँ पर थे, और 11वां बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि आपका था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता या संरक्षक का एक मौलिक कर्तव्य होगा। देखिए यहाँ पर 42 भी दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात नहीं की गई, बल्कि 11वें मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की गई है। तो आंसर सही होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण करना, सुधार करना, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो देखिए आर्टिकल 21 आपका जीवन जीने का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकार है, तो ये आपका आंसर सही नहीं होगा। और आर्टिकल 56 आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो 2 तो हमने एलिमिनेट कर लिए। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर कंफ्यूज है, आप आंसर गलत दे देंगे। तो देखिए आर्टिकल 48 का जो कि आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और इसमें भी पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है, इसमें भी पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। और आर्टिकल जो आपका 51 का है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो पर्यावरण की रक्षा की बात तो आपकी मूल कर्तव्य में भी की गई है। अब देखिए आप दोनों में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, लेकिन हमने आपको बताया जब हमने मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ाए कि एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया नागरिक के कर्तव्य, या नागरिक यहाँ पर मिल गया, तब आप सीधे यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे। अनुच्छेद 51 का यानी मौलिक कर्तव्य वाले पर्यावरण की रक्षा की बात की जा रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं 48 जो का है, इसका मतलब है कि जो राज्य है वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के लिए बनाए गए हैं, यानी राज्य के लिए बनाए गए हैं। और राज्य में आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ना समझें, बल्कि उसमें आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शामिल होती है, राज्य भी शामिल होते हैं। उसकी एक परिभाषा बताई गई है राज्य की। तो आर्टिकल 51A में आपकी बात की गई है। तो ये 2 कन्फ्यूजिंग पॉइंट थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर नागरिक दिया जाए तो यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। अगर यहीं पर नागरिक की जगह राज्य दे दिया जाता कि राज्य के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो फिर आपका आर्टिकल 48 का यहाँ पर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो 11 मूल कर्तव्य में कौन सा आपका नहीं है वो बताना है। तो भारत के संविधान का पालन करना बिल्कुल आपका एक मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी आपका मूल कर्तव्य है। भारत की प्रभुता और एकता की रक्षा करना ये भी आपका मूल कर्तव्य है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, देखिए ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। हमने ये पॉइंट तो वहाँ पर ज़रूर पढ़ा था कि अगर ज़रूरत पड़ती है देश की तो देश की सेवा करें, यानी देश को सेवा प्रदान करें, लेकिन अनिवार्य आपकी सैन्य सेवा नहीं। आप देखते हैं जो भी हम आर्मी लें, एयरफोर्स लें, नेवी लें, उसके यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, उसकी यानी जॉब में हम अगर हमारी इच्छा हुई तो हम देते हैं, नहीं तो हम वो उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आप इजराइल जैसे देश की बात करें जहाँ पर पूरी तरीके से सेना में जाना बाध्य ही, यानी 2 साल तक आपको सैन्य सेवा देनी ही होगी। अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम वहाँ पर है, लेकिन हम देखते हैं हमारे भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही ये हमारा कर्तव्य है कि हम अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करें। ये मूल कर्तव्य में भी नहीं शामिल है। अगर ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, वो हमारा एक मूल कर्तव्य है, लेकिन अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? देखिए मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए जो समिति बनाई गई वो है आपकी वर्मा समिति। तो वर्मा समिति के द्वारा ही बताया गया कि मूल कर्तव्यों को किस प्रकार से यहाँ पर चालन करना है, प्रचालन करना है, इसकी बात आपकी की गई है वर्मा समिति के द्वारा। तो ये हमारे देखिए क्वेश्चन थे इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य से रिलेटेड। तो डे 3 में हमने पढ़ा इन दोनों टॉपिक की थ्योरी के बारे में और साथ ही साथ इनसे जुड़े बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डे 4 में आगे के टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए